दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। हमारी पहली कहानी जो एक वैसे तो खैर हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस है और लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला। आपने भानगढ़ किले के बारे में सुना ही होगा और अक्सर कहानी भी पढ़े होंगे और या फिर सुने होंगे। तो आज मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी अलग है और काफ़ी हद तक सच्ची भी है। तो शायद ही आप लोग कभी सुने होंगे। तो खैर चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। और तो कहने का मतलब है कि भानगढ़ का किला जो है बोलचाल में भूतों का भानगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो भानगढ़ खंडहर हो चुका है और बाजार भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता था और 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता रहा। तो फिर यहाँ एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है पर खुद ही उसका विनाश हो जाता है और वो मारा जाता है। तो इस पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान ही रहा और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ किले में भटकते हैं क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो यह है कि भानगढ़ की कहानी जो कि लगती है फिल्म की तरह पर असली है। तो आइए हम सब आपको भानगढ़ के उत्थान से पतन की ये कहानी विस्तार से बताते हैं। तो भानगढ़ का परिचय के बारे में बताएं तो भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है। भानगढ़ 3 तरफ पहाड़ियों से सुरक्षित है और सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन या उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया है और सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है जिसे दोनों तरफ से पहाड़ियों से जोड़ा गया है। इस प्राचीर का मुख्य द्वार हनुमान जी का विराजमान है और इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल का परिसर के विभाजन के लिए त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। इसके पश्चात राजमहल स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी हैं जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। तो सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावड़ी भी है जिसमें अब भी आसपास के गांव लोगों वहाँ नहाया करते हैं। तो भानगढ़ के इतिहास के बारे में अगर बात किया तो भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर के नौरत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे अंबर यानी आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने इसे 1613 में आबाद किया। इसे अपनी रिहायशी बना लिया और माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। तो विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। तो इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही आजमगढ़ बनवाया और वहीं रहने लगा। यह समय औरंगजेब के शासन का था और औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप को ही नहीं छोड़ा तो इन्हें कहाँ छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के 2 बेटे मुसलमान हो गए जिन्हें मोहम्मद कुलिज एवं मोहम्मद दहलीजा के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। तो राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने से राजकुमार उनके विवाह करने के इच्छुक थे और उस समय उनकी उम्र करीब 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखर
आ चुका था। तो उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ रहे थे। तो उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती थी। तो राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र के हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। तो उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नामक एक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। तो सिंधु सेवड़ा उस राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप में दीवाना हो गया था और उससे प्रागण प्रेम करता था और वो किसी भी तरह से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। खैर, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया और जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। लेकिन ये विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। तो पहाड़ी की चोटी पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की छतरी यानी जहाँ वो तांत्रिक का साधना करता था, तो राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र के बोतल को उठाया लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। तो पत्थर पर पटकने ते ही बोतल टूट गया और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। तो इसके बाद ही वो पत्थर से फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। तो मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उसकी आत्मा उसी किले में भटकती रहेगी। तो उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए और यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। तो एक ही किले में एक साथ ऐसा घटना काफ़ी दर्दनाक था। इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। तो किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध माना गया है और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में इस बात के पर्याप्त सबूत भी मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और यह सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए माना ही है। तो भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडहर को संरक्षित कर दिया गया है और गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, वहीं इसे किले में संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनवाया है, जो काफ़ी आश्चर्य की बात है। तो भानगढ़ किले में अब कई प्रकार के मंदिरें भी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिससे में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। तो सोमेश्वर मंदिर में कहा जाता है कि इस मंदिर की एक विशेषता है कि जहाँ किले सहित पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, वही भानगढ़ के सारे मंदिर सही हैं और अधिकतर मंदिरों में मूर्तियाँ गायब हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर में जरूर शिवलिंग वहाँ उपस्थित है। सोमेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में स्थित है शिवलिंग। तो दूसरी बात, भानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सिंधु सेवड़ा तांत्रिक के वंशज ही पूजा पाठ कर रहे हैं और ऐसा हमें 2009 में हमारी भानगढ़ यात्रा के दौरान उस मंदिर के पुजारी ने बताया था। तो जब हमने उनसे भूतों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ भूत की बात जो है वो सही है, पर वो भूत किले के अंदर केवल खंडहर हो चुके हैं, महलों में ही रहते हैं, महल से नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि महल के सीढ़ियों के बिल्कुल पास भूमिया जी का स्थान है, जो कि उन्हें महल से बाहर नहीं आने देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रात के समय आप किला परिसर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर महल के अंदर नहीं जा सकते। तो यह है कि भानगढ़ की कहानी अब वहाँ भूत है कि नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है, पर यह ज़रूर है कि भानगढ़ एक बार घूमने लायक जगह है और यदि आप भानगढ़ घूमने का प्रोग्राम बनाए हैं तो हमारी यह राय है कि आप वहाँ सावन यानी जुलाई अगस्त में जाएं, और क्योंकि भानगढ़ तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सावन में उन पहाड़ियों में बाहर आ जाती है। और यदि आपको सोमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी से भानगढ़ का इतिहास सुनना है तो आप सोमवार के दिन जाएं, क्योंकि पुजारी जी सोमवार को पूरा दिन मंदिर में ही रहते हैं और बाकी दिन तो सुबह पूजा करके वापस चले जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी या फिर ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग?